हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग वृद्धि और विकास टॉपिक, जो कि मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, और इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। वे परीक्षाएं सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स, राज्य स्तरीय स्टेट एग्ज़ाम, राजस्थान के रीट एग्ज़ाम, इस सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में माना जाता है और सामान्यतः 4-5 प्रश्न इससे आ ही जाते हैं। बीपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे हेड टीचर और हेड मास्टर वाले एग्जाम्स में भी इससे 3-4 प्रश्नों का आना संभावित है। इस वजह से हमने प्रयास किया है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझा जाए और विभिन्न तथ्यों का संकलन कर एक समग्र रूप से इसकी प्रस्तुति की जाए, जिसका आधार हमने बनाया है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। वृद्धि सामान्य अर्थ में जीव का कोशिकीय विकास ही वृद्धि है। यहाँ ध्यान देंगे, कोशिकीय विकास, कोशिका का जो विकास होता है, इस तरह के विकास को वृद्धि की संज्ञा दी गई है। तो जब कोशिका में वृद्धि होगी, विकास होगा, विभिन्न तरह की कोशिकाएं बढ़ेंगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? जीव में लंबाई बढ़ेगा, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, अर्थात संपूर्ण शारीरिक विकास होगा। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ना मतलब संपूर्ण शारीरिक विकास होगा। तो सामान्य अर्थ में वृद्धि क्या हो गया? कोशिकीय पेशीय विकास, जिससे जीवों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात संपूर्ण शारीरिक विकास होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे? वृद्धि की संज्ञा देंगे। हरलॉक ने क्या कहा? हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं आती हैं। क्या आती हैं? व्यक्ति में नई नई विशेषताएं आती हैं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलॉक के अनुसार आपने देखा, विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास में क्या बोला गया कि विकास जो है केवल शारीरिक विकास नहीं है, अभिवृद्धि नहीं है। तो क्या है? इसमें हर तरह का एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक विकास भी होगा और बहुत तरह की बातें आएंगी इसमें, और उन सब को जैसे उसके वातावरण के पास संपर्क होगा, उसमें चिंतन तर्कना शक्ति का विकास होगा, सामाजिक बुद्धि का विकास होगा। तो ये सारे जो हो गए वो क्या हो गया? नए नए विशेषता और नए नए योग्यता का पर उन्होंने बल दिया है। ये सीखेगा व्यक्ति आगे। फिर हरलॉक ने एक जगह कहा है, विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास जब व्यक्ति का होता है तो विकास के विभिन्न स्टेज एज के आधार पर देखा गया है, सामाजिकता के आधार पर देखा गया है। तो एक अवस्था द्वारा जो सीखा गया है, जो अर्जन किया गया है विशेषता और योग्यता, उसका प्रभाव सीखने की दूसरी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा, ये उन्होंने समझाया। विकास व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक सभी प्रकार की परिवर्तन को विकास माना जाता है। विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। क्या है? सभी चीज़ों का संगठन है। इसके द्वारा बालक की समग्र कुशलता में वृद्धि होती है। विकास की अवस्थाएं। शिशु का विकास माँ के गर्भ से, कहाँ से शुरुआत होता है? माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर और जीवन के अंतिम काल तक, मतलब मृत्यु पर्यंत। तो जिस समय बच्चे का गर्भाधान होता है, बच्चा गर्भ में आता है और कोशिकीय विकास उस समय से शुरू हो जाता है, तो अभिवृद्धि होता है। उसके बाद धीरे धीरे गर्भ में भी बच्चा का मस्तिष्क का विकास हो जाता है, वहाँ भी बहुत चीज़ें वो सीखता है। अनुवांशिकता को वहाँ प्रभाव होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद भी विभिन्न चरण में उसकी शारीरिक अभिवृद्धि होती है, और पर्यावरण, आस पड़ोस, स्कूल, हर जगह जा कर के नई नई योग्यताएं वो सीखता रहता है, और इस सब को हम विकास की संज्ञा देते हैं। तो उस आधार पे विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, फिर शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये मुख्य हो गए विकास की अवस्थाएं। अब
विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस पे हम देख रहे हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? मुख्य कारक है आनुवंशिकता और परिवेश। तो परिवेश में ये आपका सारा चीज आ जाएगा। परिवेश के अंतर्गत समाज, विद्यालय आ जाएगा, 2 अंग उसके हो जाएंगे। और आनुवंशिकता है जो सहज नैसर्गिक गुण माता और पिता द्वारा बच्चे को विरासत में मिलता है, उसमें जीन्स का प्रभाव होता है। और आगे जब बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद उस पर ये परिवेश, मतलब समाज, विद्यालय, आस पड़ोस का माहौल, खेल कूद, प्रदर्शन द्वारा, घूमने द्वारा, बहुत सारी क्रियाओं द्वारा वो बहुत चीज़ें सीखता है। ये सब उसका आसपास के परिवेश में शामिल हो जाएगा। उसको समझने के लिए दोनों के अंतर को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, ताकि स्पष्ट हो। विकास और अभिवृद्धि में अंतर। तो विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक परिवर्तन। शरीर के आकार में वृद्धि को ही वृद्धि या अभिवृद्धि कहा जाता है। व्यक्ति के शारीरिक अंगों में परिवर्तन आता है, जबकि विकास में व्यक्तित्व में परिवर्तन। विकास क्या हो जाएगा? व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को हम विकास कहेंगे। उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व जो है सो उसके केवल शारीरिक नहीं, अन्य गुणों का संगठन व्यक्तित्व में होता है। जैसे ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठा है, ये सब मूर्त रूप से हम नहीं देख सकते, उसकी वृद्धि दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो गुण आ जाते हैं, जो विभिन्न अवस्थाओं में धीरे धीरे वो अर्जित करता है। वातावरण, समाज, इसके द्वारा इसको हम व्यक्तित्व में आए परिवर्तन करते हैं और इसको विकास की संज्ञा दी गई है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक दोनों परिपक्वता से। अभी यहाँ थोड़ा शारीरिक तो हमने देखा ही है, मानसिक परिपक्वता भी एक चीज़ है जिसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। मनुष्य, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको अचानक से हम चाहें कि वो अच्छे से बोलना सीख जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। वो विकास की मानसिक परिपक्वता जब प्राप्त कर लेगा उसके बाद ही कुछ चीज़ें सीख सकता है। छोटा 5 साल का बच्चा है, वो फ्लुएंटली लंबा वाक्य नहीं बोल सकता है, लेकिन जब वो 8 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, तो वो आसानी से पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मानसिक परिपक्वता में वृद्धि के कारण ही संभव होता है। तो ये हम लोग क्लियर कर लिए। दूसरी जगह विकास जो है सो वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने पर क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जन्म से लेकर के तेज वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है शरीर का, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो लगभग शारीरिक विकास उसका रुक जाता है। यही यहाँ समझाने की कोशिश है। शारीरिक परिपक्वता प्राप्त जब हो जाएगा तो वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है वो जहाँ भी व्यक्ति जाएगा कुछ न कुछ अन्योन्य क्रिया करेगा और कुछ न कुछ वो सीखता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास जो है सो जीवन पर्यंत चलना है, सतत प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली क्रिया है और सतत है, कंटिन्यूटी, हर समय कुछ न कुछ ऐड ऑन होता रहता है। जबकि शारीरिक जो है विकास वो एक मैच्योरेशन आ जाता है, परिपक्वता जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद वो वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये बारीक अंतर था जिसको हमने कोशिश किया कि आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। आगे देखते हैं इनकी वर्गीकरण आयु के रूप में कि ये अवस्थाएं हैं वो कब से कब की है। तो आशांशा है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की आयु तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर, टिल द एंड ऑफ लाइफ। इस प्रकार ये मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कॉलेस्निक। कॉलेस्निक महोदय ने विकास को वर्गीकृत किया है और उन्होंने अपना एक रखा है दृष्टिकोण, जिस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है। तो उनके आधार से पर जो वर्गीकरण है उसको देख लीजिए। शुरुआत गर्भाधान, मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। वहाँ से बच्चा माँ के गर्भ में पलता है और गर्भ से बाहर जब उसका जन्म होता है, उस अवस्था जिसमें 280 दिन लगता है, और इसको पूर्व जन्म काल की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म से पहले की अवस्था। दूसरा है नवशैशव, जब बच्चा जन्म ले लेता है
उसके बाद 3 से 4 सप्ताह तक का जो समय होता है वो नव शैशव काल कहा जाता है। आरंभिक शैशव काल 1 से 15 माह तक, उत्तर शैशव काल 15 से 30 माह तक की अवधि को कहते हैं। पूर्व बाल्यकाल 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। इस प्रकार कुछ जो यहाँ तक की अवस्थाएं हैं उसको हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं कि क्या शिक्षा जो है हर अवस्था में एक जैसी होने वाली क्रिया है या विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरह की शिक्षा पद्धतियों के आयोजन का, पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि अवस्थाओं का प्रभाव शिक्षा पे पड़ता है और ये महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 अवस्थाएं जो है सो बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं के होने वाले बाल विकास का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। पहली अवस्था शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसे जीवन का आधार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यही, फाउंडेशन यही होता है, तो इसीलिए आधार काल कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में भावी जीवन का आधार पड़ जाता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं ये देखिए, हर एक पॉइंट जो है एक क्वेश्चन है। हर पॉइंट को आप अच्छे तरह से समझिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के रूप में दिख जाएगा। जैसे यहाँ 4 संवेगों का विकास है। क्या है? शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष के अंदर बच्चों में मूल रूप से जो संवेग का विकास होगा, इनमें है भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा, इनका विकास हो जाता है। बालक बोलना शुरू कर देता है। तो क्या क्या? सार्थक, निरर्थक शुरुआत वो निरर्थक शब्दों से करता है, छोटे छोटे अक्षरों को मिला के कुछ टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक वो सार्थक शब्दों का प्रयोग शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चा कैसे सीखता है? तो हम आप देखते हैं कि उसको पापा बोलेंगे, वो भी पापा बोलेगा। फलाना चीज़ लो आओ तो लो, ये नहीं कहेगा कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि ले करके आओ, वो भी बोलेगा ले करके आओ। तो अनुकरण, और आप जो बोलेंगे उसको दोहराएगा, आप जो कहेंगे उसको दोहराएगा वैसा ही। तो ये अवस्था होती है, तीव्र अवस्था में होती है। शैशवावस्था में और क्या होता है? अपना काम खुद नहीं कर सकते, ये बालक अपना काम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दूसरों पर निर्भरता की अवस्था भी कही जाती है। और हर चीज़ में अपनत्व, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा खिलौना, इस तरह की बात प्रायः आप देखते हैं। तो इसी अवस्था को आत्म प्रेम की अवस्था भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे का जो कार्यकलाप होगा वो किस पे आधारित होगा? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। यहाँ मूल प्रवृत्ति को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जिसके बारे में आपने उसको शिक्षा नहीं दी, वो मानव की मूल प्रवृत्ति कही जाती है, जो उसके अंदर प्रकृति ने ही दिया है, विद्यमान है। जैसे भूख किसी को लगती है तो नीड हो गई ना भूख की, उसको भोजन चाहिए, वो रोएगा। उसको खिलौना चाहिए तो आप ला करके दीजिए, वो रोएगा या आपसे मांग करेगा। तो इस तरह वो मूल प्रवृत्ति द्वारा गाइडेड होता है। बच्चे किस पे होते हैं? गाइडेड होते हैं, आधारित उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, कार्य, वो मूल प्रवृत्तियों, मूल संवेगों पर आधारित होते हैं। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। छोटे बच्चों को आप देखते हैं, हर हफ्ते उसमें ग्रोथ नजर आएगा, उसकी बॉडी में परिवर्तन होगा, बॉडी की साइज में। तो सर्वाधिक तेज शारीरिक विकास होगा। सर्वाधिक शारीरिक विकास क्या? सर्वाधिक तेज कहिए, तेज गति से शारीरिक विकास। उसके बाद मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का लगभग 90% का विकास हो जाता है। स्व केंद्रितता की बात हम पहले कर चुके हैं, हर चीज मेरा। बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बालक में जो संवेग हैं उनका विकास हो जाता है। बच्चा पूर्व प्राथमिक स्तर पर अब उसको स्कूल आप भेज सकते हैं, तो स्कूल जाने का एज हो गया है। जो किंडरगार्टन स्कूल है, केजी, यूकेजी, इस सब में आप उसको भेज सकते हैं कि मैनर्स, एटिकेट्स वो सीख ले, बच्चों के साथ घुले मिले,
पढ़ाई अक्षर ज्ञान आरंभ करे, इमिटेशन नकल द्वारा सीखेगा वहाँ, तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। मनोवैज्ञानिकों ने शिशुअवस्था की शिक्षा हेतु जो विधियां दिखाई हैं उनमें ये मुख्य हैं: खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। तो ये प्ले मेथड, मॉन्टेसरी मेथड और किंडरगार्टन मेथड ये मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके आधार पर, जिसमें प्रमुख नाम बैलेंटाइन, थॉर्नडॉग, वाटसन, स्टैंग हैं, उनकी मैंने संकलन में रखा है, उनकी परिभाषाओं को संकलित किया है। तो बैलेंटाइन के अनुसार क्या है? शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये ऐसे ही ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के रूप में ही दिखेंगी, ये क्वेश्चन मान करके आप याद करेंगे। 2 बार 3 बार इसको देख करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? तो थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं 3 से 6, जो कि ऑलरेडी किसकी विशेषता है? इस ग्रुप के बच्चे ही शैशव काल में, शिशुअवस्था के बच्चे हैं। तो इस अवस्था में अर्ध स्वप्न, वो स्वप्न की अवस्था होती है, हमेशा कुछ कुछ उनके ख्याल में आता रहेगा, इसलिए अर्ध स्वप्न की अवस्था कही गई है। इसमें बालक में नैतिकता नहीं होता है, नैतिक मूल्यों का लोप होता है। बच्चा स्वार्थी होता है, आत्मकेंद्रित होता है, स्व को पहचानने वाला होता है, हर चीज़ें उसको अपने लिए चाहिए, हर चीज़ पे अपना अधिकार रखता है, इसीलिए उसको स्वार्थी, स्वनियंत्रण, आत्मकेंद्रित, इस तरह की बातें कहते हैं। वस्तुओं को सत्य एवं प्रत्यक्ष मानता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझा जाए कि उसके लिए वस्तुओं का अस्तित्व हो जाता है। ये चीज़ है तो है। अगर आप, जैसे आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है और वो देख लिया तो उसको प्राप्त करेगा, आपने उसके बाद छुपा दिया तो वो ये नहीं समझेगा कि मोबाइल अब नहीं है। उसके मन में ये है कि मोबाइल कहीं ना कहीं है, वो वस्तु एग्जिस्ट करती है, वो उसको खोजने का, ढूंढने का प्रयास करेगा। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके परमानेंट होने का ज्ञान उसमें आ जाता है। अब वाटसन की परिभाषा देखें। वाटसन ने शिशुअवस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। सीखने की तीव्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी, अधिक तीव्र होगी। स्टैंग महोदय क्या कहते हैं? स्टैंग ने कहा, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। मतलब जो भी कुछ उसको बनना है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ जाएगा? प्रथम 2 वर्षों में। अब अगली अवस्था बाल्यावस्था है, तो 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास लगभग स्थिर रहता है। बाल्यावस्था के बारे में एक चीज़ देख लेंगे, स्थिरता। लगभग सारी चीज़ उसके ग्रोथ वगैरह जो होगा स्लो होगा, मानसिक विकास स्लो होगा, शारीरिक विकास स्लो होगा, सामवेगिक स्थिरता भी रहती है। आप सेक्सुअली उसको लेटेंट भी मान सकते हैं। लगभग सारे तरह जहां आपको स्थिरता वाला पॉइंट आएगा तो इसका उत्तर आप बाल्यावस्था कर सकते हैं। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ये इसी तरह आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, जीवन का अनोखा काल, तो आप कॉल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था ही मारिएगा। अगर परिभाषा है तो ठीक है, नहीं परिभाषा है फिर भी जीवन का अनोखा काल, तो आप बाल्यावस्था में टिक करेंगे। इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा चरम पर होती है। जिज्ञासा, सीखने की इच्छा, किसी वस्तु क्यों हुआ, क्या हुआ, ढेर सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं इसमें, इसीलिए जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं उसको, और ये पीक पर होती है। बाल्यावस्था को मानव जीवन में सीखने और वृद्धि दोनों का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गोल्डन ईरा, लर्निंग के लिए और इंटेलिजेंस के लिए, दोनों का डेवलपमेंट इसमें चरम पे होता है, इसीलिए गोल्डन काल, स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। जहाँ तहाँ घूमेगा तो निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। वो चाहेगा कि घूमे, कुछ सीखे, जिज्ञासु है तो घूम घूम करके सीखेगा। खूब खेलना पसंद करता है, खेल द्वारा उनकी पढ़ाई का भी अभी प्रोग्रेस होता है, इसलिए खेल की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी आयु की अवस्था का संज्ञा भी मनोविज्ञान को ने दिया है। जब खेलेंगे तो क्या होगा? उनके कपड़े गंदे होंगे,
हाथ पांव गंदे होंगे, तो इसलिए गंदी आयु की अवस्था से भी इसको संबोधित किया गया है। बाल्यावस्था गंदी आयु की अवस्था, बाल्यावस्था खेल की अवस्था, बाल्यावस्था बुद्धि और सीखने का स्वर्णिम काल, काम प्रवृत्ति की न्यूनता का काल। इस तरह से बाल्यावस्था को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। पहले मैंने इसको जरा सा मोटा कर भी दिया है, ये आपका एक क्वेश्चन है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को भी स्लाइटली डिफरेंट कर दिया है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो हो गया वो आपका पूर्व बाल्यावस्था 3 to 6 ईयर्स, और उत्तर बाल्या जब आ जाएगा तो 6 to 9 ईयर्स कर देंगे। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा है। खिलौनों की आयु है, खिलौनों से बच्चे पढ़ेंगे। जब छोटा है तो खूब खेलना पसंद करेंगे, उनके अपने खिलौने होंगे, उसको अपना मानेगा, उनसे बातें करेगा, दूसरे को नहीं लेने देगा, उसके लिए उसमें स्ट्रगल होगा, संघर्ष करेगा अपने खिलौने के लिए। उत्तर बाल्यावस्था में अब वो अकेला नहीं रहेगा, अपने खिलौने के अलावे बच्चों के समूह में जाएगा, ग्रुप वाला खेल खेलेगा। बाल्यावस्था में प्रत्यक्ष चिंतन का आरंभ हो जाता है, मतलब चीज़ों को देख करके उसके बारे में विचार शुरू हो जाता है, इसे प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, प्राथमिक विद्यालय जाना आरंभ कर देता है। बाल्यावस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए उनको टोली अवस्था, गैंग एज भी कहते हैं, टोली में रहता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बच्चों को कभी कभी लगने लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं, अनुकरण करता है, लेकिन ये स्यूडो हो गया, ये मिथ्या है। इसीलिए मिथ्या परिपक्वता की संज्ञा भी रॉस महोदय ने इस अवस्था को दी है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा? तो रॉस ने कहा। फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है। जीवन का निर्माण इसी समय नींव पड़ती है। मानव जीवन का स्वर्णिम समय भी कहा, गोल्डन टाइम, जीवन निर्माण काल। ये किसने कहा? फ्रायड ने कहा। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी कहा है। यहाँ संघर्ष होता है बच्चों के बीच में, आपस में किसी मुद्दे पे, खेल में या अन्य भी मुद्दे, खिलौनों पे या पढ़ने लिखने, किसी भी बातें पे प्रतिद्वंद्विता का विकास हो जाता है। तो समाज में वो संघर्ष करके अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता है। इसीलिए किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है, लेकिन उसमें क्या है, स्पेशल है ये वर्ड, प्रतिद्वंदिता का काल भी कहा है। तीसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, जो कि बच्चों की किशोरावस्था है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, ये सब लेटेंट हो जाता है, सेक्सुअलिटी नहीं रहता है। लेकिन किशोरावस्था में आते ही विभिन्न तरह के संवेगों की आंधी चलती है और ये बहुत ही जटिल काल होता है। इसकी अवस्था 12 से 18 माना गया है। स्टैनली हॉल कहते हैं किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध, ये मुख्य है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, क्या है? स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, स्टॉर्म है और स्ट्रगल। तो इस तरह की आपस में चारों वर्ड्स को उन्होंने लिया है कि इस तरह का चरम पे दिखता है बच्चों में, और इसीलिए इन चारों को उन्होंने अपने परिभाषा में शामिल किया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एडोलेसेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लेंगे, क्वेश्चन बनता है। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? तो स्टैनली हॉल की पुस्तक। 13 से 15 वर्ष की अवस्था के बीच बालक में प्रचुर सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। वो अनस्टेबल रहता है, सांवेगिक रूप से स्थिर नहीं रहता है। कभी किसी चीज़ से आहत हो जाएगा, कभी छोटी सी बात को पहाड़ बना लेगा, कभी बड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है उसको भी इग्नोर कर देगा। और इसे ही तूफानी अवस्था भी कहते हैं। राई का पहाड़, पहाड़ का राई, तूफानी अवस्था। बालकों को अपना व्यवसाय चुनने में समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़े, कैसे करे कुछ, क्योंकि हाई स्कूल के लास्ट में रहता है
उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन, इंटर में जाने पर उसको सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है तो वो नहीं कर पाता, व्यवसाय का चयन करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुशल निर्देशकों की ज़रूरत पड़ती है, और उस निर्देशन के द्वारा बच्चे का विकास किया जाता है। उनके लिए क्या सूटेबल है वो उनको बताने की आवश्यकता होती है। अब इस अवस्था का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बालकों में अमूर्त चिंतन शुरू हो जाएगा, वो सोचना शुरू कर देगा, किसी भी चीज़ों के बारे में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, तर्क चरम पे आ जाता है। समायोजन का अभाव होता है, ये लोगों से एडजस्टमेंट समाज में जल्दी नहीं कर पाता। उनकी अपनी मान्यताएं होती है, उनके व्यक्तित्व का अपना कुछ पहलू होता है जिसको ज़्यादा सही मानता है, दूसरे की बातों को काटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसी को यहाँ समायोजन का अभाव कहा है। इसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा की वकालत किए हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को इस समय ज़्यादा बिगड़ने का समय रहता है। उनको अगर सही गलत की शिक्षा समय पर नहीं दी जाएगी तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति भी धारण कर सकते हैं, अनैतिक कर्म करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इस स्टेज में, किशोर अवस्था में, बच्चों को सन्मार्ग पर लाने के लिए धार्मिक नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। एक नाम और भी है, एज ऑफ प्यूबर्टी। किशोरावस्था में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाते हैं। ये अंत जब आता है, उत्तर किशोरावस्था यहाँ जोड़ सकते हैं। किशोरावस्था तो लंबा पीरियड है, तो जब लास्ट इसका होता है उत्तर किशोरावस्था, इसमें सारे विकास शारीरिक और मानसिक दोनों लगभग क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाल्यावस्था वाला समलिंगों के प्रति रहेगा, लड़का लड़कों के ग्रुप में खेलेगा, बच्चियां बच्चियों के ग्रुप में खेलेंगी। लेकिन इस अवस्था जो कि किशोरावस्था है, उसमें आने के बाद स्वाभाविक है कि विपरीत लिंगों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाती है। थायराइड ग्रंथि एक होती है जो कि स्टिमुलेट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। इनके प्रभाव से क्या हो जाता है, आवाज़ में फर्क आ जाता है। लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। अल्टीमेटली किशोरावस्था चौमुखी विकास की अवस्था भी कहा जाता है। चौमुखी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट इसमें होता है। व्यक्तित्व के हर पहलू का उच्चतम विकास जिसको कहते हैं, वो किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था को कॉल और ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा है। किसने? कॉल एंड ब्रुस ने कहा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। रॉस ने किशोरावस्था शैशवावस्था की तुलना करके बताया है कि किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति है। शैशवावस्था की पूर्णावृत्ति उन्होंने कहा। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये बच्चे खराब हो सकते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकते हैं, अपराधी प्रवृत्ति इनमें आ सकती है। तो इनको सही ढंग से धार्मिक नैतिक शिक्षाएं दीजिए और इनका विकास कीजिए, इनको बिगड़ने से रोकिए। ये अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इसकी उम्र 21 से 40 मानी जाती है। हम अब देखते ही हैं कि लोग क्या करते हैं कि हमारा ये गोल है, कैसे मिलेगा। वो सारा विकास उनमें पहले से हो चुका है। वो केवल अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का भरपूर प्रयास करते हैं और जो ही उन्होंने अपना आदर्श बनाया है उसके रास्ते पे चलता है, उसी के प्रति समर्पित रखता है अपने आप को। लक्ष्य पाना है, ये मेरे लाइफ का गोल है, पहले से उसने सेट किया है, जिसकी जैसी क्षमता है। और जीवन का, उनका चलने का, जीने का, आदर्शों का निर्माण भी किशोर अवस्था के अंत तक हो चुका है। तो उनके प्रति समर्पित रह के और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में वो लगा रहता है। मध्य अवस्था 40 से 60 वर्ष की अवस्था, ये इस एज में क्या होता है, लगभग परिवार के दायित्व को पूरा करने का उनका चरम पे रहता है कि ये काम बाकी है, कैसे पूरा होगा। और उसके बाद जीवन में स्थिरता आती है और
चाहते हैं कि मास्लो ने भी नीड हायरार्की थ्योरी में प्रतिष्ठा, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस का चर्चा किया है। तो शांतिपूर्वक और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के इच्छुक होता है। वृद्धावस्था 60 के बाद, जब तक आपकी जिंदगी है, मृत्यु पर्यंत यहाँ छूट गया है, पर्यंत। तो 60 के बाद ऐसे भी सरकार रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट टिल डेथ की जो आयु है उसको शारीरिक एवं पेशीय दुर्बलता इसमें आ जाती है, बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाता है, भूलने की समस्या आ जाती है, क्रोध वगैरह आता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, जिसको अत्यधिक संवेदनशील होना भी कहते हैं। और उसके बाद उसने क्या जीवन में पाया, क्या खोया, उनकी बातें कैसी रही, इसको जीवन का मूल्यांकन की अवस्था भी कहते हैं। वो एनालिसिस करते हैं कि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, मेरी ज़िंदगी सही रही, गलत रही, इस तरह की बातें वो चर्चा करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में अनुवंशिकता और वातावरण पहले हमने देख चुका है। अनुवंशिकता कहाँ से मिलती है? माता पिता से मिलती है। वातावरण में विभिन्न तरह के, जैसे भोजन, व्यायाम, स्कूल, आसपास का माहौल, समाज, प्रेम, सुरक्षा, सारी चीज़ें जो है वातावरणीय प्रभाव हैं। वंशानुक्रम द्वारा क्या मिलेगा बच्चे को? वंशानुक्रम द्वारा बच्चे को क्या मिलेगा? उसका अपीयरेंस, शारीरिक सौष्ठव, रूप रंग लंबाई, ये सब। आंतरिक रूप से क्या मिलेगा? बुद्धि, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी स्मृति तीव्र हो सकती है अगर वंशानुक्रम अच्छा है तो। इस तरह मानसिक योग्यताओं का निर्धारण भी ये मुख्य घटक है, वंशानुक्रम द्वारा मिलता है। बुद्धि का बालक के विकास पर प्रभाव। अब देखिए, किसी बच्चे की बुद्धि अगर तेज है तो वो काम को कैसे करता है, और जिसकी बुद्धि मंद है कैसे करेगा। तो ये है कि 11 महीना में सामान्य बुद्धि वाला बालक बोलना शुरू करेगा, जबकि अगर सामान्य बुद्धि है तो उसको 16 माह लगेगा बोलना शुरू करने में। और अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि बच्चा, तो वो क्या करेगा? मंद बुद्धि बच्चे को वो काम करने में कितना समय लग जाएगा? 24 माह लग जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर जो बुद्धि है उसका विकास पे कैसे प्रभाव है। तो विकास का एक पहलू अगर बोलना हम मानते हैं, तो बोलने में जो कुशाग्र बुद्धि बालक है वो 11 माह में बोलेगा, सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस का बच्चा 16 माह में, जबकि मंद बुद्धि बालक 24 माह में बोलना शुरू करता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये अपने हार्मोन का स्राव करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं, और अगर सही मात्रा में इसका श्रवण हुआ है तो विकास ठीक ढंग से चलेगा, और अगर अनुकूल ढंग से कार्य नहीं करेगा तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। होता है, शारीरिक ग्रोथ पे इसका प्रभाव पड़ता है, बौद्धिक क्षमताओं पे भी पड़ता है। विकास पर बालक के लिंग का प्रभाव। तो आप देखेंगे कि लड़कियां जो है उन पे क्या होता है, जन्म के समय से लेके ऑर्टिलेन, उनका आकार में अंतर होता है। लड़की की लंबाई ऊंची, लड़कियों की कम, लड़कों का भार ज़्यादा, लड़कियों का कम। लेकिन भाषाई विकास अगर देखेंगे तो पहले लड़कियों का होता है, उसके बाद लड़कों का होता है। परिपक्वता अगर देखेंगे तो उसमें भी लड़कियां आगे हैं, पहले मैचुरेशन आ जाएगा, लड़कों में बाद में आती है। तो आपने देखा कि लिंग पे भी बहुत तरह का डेवलपमेंट है, वो डिफर करता है। जैसे ऊंचाई, भार, शारीरिक अभिवृद्धि की बात करें तो लड़के आगे हैं, परिपक्वता की बात हो तो लड़कियां आगे है, मानसिक विकास की बात हो तो लड़कियां आगे है, बोलना पहले कौन शुरू करता है तो लड़कियां पहले करती, भाषाई विकास तो लड़कियां आगे हैं। मैंने कोशिश किया कि लिंग के आधार पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको स्पष्ट किया जाए। बाल विकास पर रोगों का प्रभाव। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका शारीरिक मानसिक दोनों विकास जो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। और अगर सही है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, तो ग्रोथ क्या होगा, भली भांति होगा, नॉर्मल होगा। बीमार हैं तो क्या होगा, ठीक ढंग से नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। पोषाहार, खान पान, आहार, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को संतुलित भोजन दिया जाए तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे ढंग से होता है। इसके विपरीत
पोषक तत्वों की कमी से बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास मंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। भोजन में किसी विशेष चीज़ की कमी, जैसे एक उदाहरण है आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर नामक रोग हो जाता है। तो ये सब पोषाहार के मामले हैं। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पोषाहार का भी प्रभाव है। अब कुछ ऐसे चीज़ हैं, पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनका संकलन मैंने कर लिया है स्मरणीय बिंदु के तौर पे, जो कि आपको एक आध क्वेश्चन देखने को इसमें से मिल जाता है। बाल विकास एवं अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम एवं विकास दोनों जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली क्रियाएं हैं। पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी ये बात है, रिपीट हो गया है तो अच्छी बात है, याद रहेगा। बालक जन्म के समय 7.15 पाउंड के होते हैं, जबकि बालिकाओं का वजन 7.5 पाउंड के करीब हो जाता है। ये डाटा उल्टा हो गया है। इसको बालकों की जगह बालिका कर लेंगे और बालिका की जगह बालक का वजन कर लेंगे। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच, बालिका की 20.3 इंच। ये ठीक है। गर्भ में जो विकास होता है वो कैसे होता है, तो पहले गर्भस्थ शिशु में सिर का विकास पहले, अन्य अंग का बाद में। पहले विकास सिर का होगा, उसके बाद अन्य अंगों का होगा। सेफालोकॉर्डल इसको बोलते हैं। सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम, किशोरावस्था में 1350 से 1500 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था में जब बच्चे वयस्क होंगे तो 1350 से 1500 ग्राम हो जाएगा। हड्डियों की संख्या की बात करें तो नवजात शिशु में 270 और किशोरावस्था में 206 हो जाएगी। कतरन दांत, इंसाइजर जो टीथ होते हैं वो 2 की संख्या में निकलते हैं। कब निकलते हैं? 2 की संख्या में निकलेंगे। कब निकलेंगे? छठे या 7वें महीने में निकल जाते हैं। शिशु में इंसाइजर दांत पहले 2 की संख्या में निकलेंगे, छठे से 7वें महीने में निकलेंगे। जन्म के तुरंत बाद बच्चे प्रकाश के अनुरूप अभिक्रिया करते हैं। पहला जो उनका एक्शन होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, वो लाइट के प्रति होगा। इसमें क्या करेंगे? पलकों को खोलना बंद करने पर प्रैक्टिस करेंगे। जन्म से 24 घंटे 30 घंटे के अंदर ये हो जाता है। आँख की दृष्टि को स्थिर करेंगे। उसके बाद मांसपेशी की एक बात है कि जन्म के समय जो उनका कुल भार है वो 23% मांसपेशी कंस्टिट्यूएंट होता है। उसमें 23% मांसपेशी रहता है, कुल भार का 23%। 3 माह बाद बच्चा माँ को पहचानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 माह बाद किसको पहचानेगा? माँ को पहचानेगा। समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था को क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था कहते हैं। वो विभिन्न चीज़ों को एडजस्ट करता है। बोलना, नज़र को पहले एडजस्ट किया, उसके बाद आवाज़ को पहचानना, तो कान का घ्राण शक्ति का एडजस्टमेंट होता है। विभिन्न तरह की बातें होती है। 1 माह में बच्चा क्या करता है? देखिए वो पॉइंट आ ही गया। 1 माह का बच्चा क्या करेगा? ध्वनि के प्रति एडजस्ट करेगा अपने आप को। मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर करना वो प्रारंभ कर देगा। शैशवावस्था में बच्चे क्या करेंगे? 3 पहियों का साइकिल चलाना सीख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में क्या? खिलौनों की आयु, पहले भी पढ़ चुके हैं। खिलौनों की आयु है 3 से 6 वर्ष का बच्चा खिलौनों से खेलता है, तो पूर्व बाल्यावस्था क्या है? खिलौनों की आयु। बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति आकर्षण, टोली अवस्था, समूह अवस्था, इन नामों से भी हम जानते हैं बाल्यावस्था को। शर्म की अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को शर्म की अवस्था भी कहते हैं। बच्चों में ईर्ष्या होती है। बाल्यावस्था में एक दूसरे के प्रति जेलस होते हैं, राइवलरी ज़्यादा होती है। 5 वर्ष की बच्चे जो होते हैं, 5 वर्ष आयु के बच्चे हिंदी के अक्षर को पहचानने लगते हैं। मुख्य रंगों की पहचान करने लगते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध किशोरा से अवस्था से है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था मतलब चेतना होगी लेकिन उसका कोई सही बेस नहीं होगा। आधारहीन आत्मचेतना, अपने बारे में एक भ्रांति बना लेगा, उसे लगेगा ये सच है और उसी के आधार पर वो कार्य करेगा। ये किशोरावस्था का पहचान है। अगली विशेषता है जटिल समाजीकरण। बच्चे आत्म केंद्रित रहते हैं, धीरे धीरे
उनमें स्व के बाद समाज, परिवार, सबके प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। वस्तुतः समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और इसका विकास किशोरावस्था से होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं, एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और एक्टिवली विभिन्न सामाजिक आयोजनों में भाग लेते हैं। विशेषतर अपने ग्रुप के जो बच्चे हैं, ग्रुप की जो सोसाइटीज है, उनमें उनकी एक्टिविटी, सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार सामाजिक समायोजन का कठिन काल भी इसे कहा जाता है। बच्चे अपने आप को समाज के विभिन्न ग्रुप्स का मेंबर बनाते हैं और इसी को समायोजन कहते हैं। तो इस प्रकार समायोजन को कठिन काल भी कहा जाता है, किशोरावस्था का कठिन काल। गेट्स महोदय के अनुसार व्यवहार, अनुभव दोनों को उन्होंने संबद्ध किया है और बताया है कि व्यवहार में अगर रूपांतर होता है कब? अनुभवजन्य। अगर आपने किसी कार्य का, किसी चीज़ का अनुभव किया है और उसके बाद पहले जो आपका व्यवहार था वो और अभी जो व्यवहार है वो दोनों में अंतर आ गया, व्यवहार में रूपांतरण हो गया, तो उसे अधिगम कहते हैं। फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि अधिकतम 90% ब्रेन का डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। इसी आशय से यहाँ ये कहा गया है कि जो भी बनना होता है वो डेवलपमेंट उसका 4-5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। स्टैनले हॉल कहते हैं किशोरावस्था एक नया जन्म, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किशोरावस्था में एनर्जी हाई लेवल पर रहता है, संवेगात्मक तौर पे आदमी जटिलता का अनुभव करता है, समाजीकरण होता रहता है। तो इस प्रकार उसे अगर अच्छे अच्छे आइकॉन, प्रतिमान मिलते हैं तो उनको सीखकर और अपने आप को श्रेष्ठतर मानव के रूप में परिवर्धित करता है। वैलेंटाइनो ने कहा उत्तर किशोरावस्था में व्यक्तिगत मित्रता एवं संबंधों की घनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है। किसकी? उत्तर किशोरावस्था में इंडिविजुअल फ्रेंडशिप और इंटीमेट रिलेशनशिप्स, लोगों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता बढ़ती है, एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करते हैं और अपनी गुणों के आधार पर, सहजात गुणों जो होते हैं वैसे लोगों से ज़्यादा घनिष्ठता संबंध स्थापित कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। इन्होंने जो बातें की, आदर्श की अवस्था, अपना मॉडल बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं और उसके अनुसार अपने आप को आदर्श की स्थापना करते हैं, इंस्टिल करते हैं वैल्यूज को, अपने अपने सिद्धांत भी बनाते हैं। ये नहीं कि जैसा सीखते हैं वैसा ही सीख लेते हैं, उसमें तोड़ जोड़ करके अपना आदर्श, अपना सिद्धांत भी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये एक समायोजन है, इसमें बहुत तरह का समायोजन होता है, तो ये भी एक समायोजन है। प्लेटो के अनुसार बालक का मस्तिष्क क्या है? कोड़ा स्लेट है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोड़ा कागज। एक ने कहा स्लेट, प्लेट ने कहा स्लेट है और लॉक ने कहा कागज है। ये सब ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। गुडेनरूफ के शब्दों में व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है इसका आधा 3 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। पहले आपने देखा एक परिभाषा में, उसमें 5 वर्ष तक की आयु तक ब्रेन का 90% डेवलपमेंट बताया गया था। तो गुडेनफ कहते हैं कि आधा मतलब 50% विकास हो जाता है मस्तिष्क। मनोविज्ञान में मन जहाँ मिले उसको मस्तिष्क आप मान लेंगे, तो मानसिक विकास या मस्तिष्क का विकास पर्यायवाची शब्द हो गया। तो व्यक्ति का मानसिक विकास होता है उसका आधा मतलब 50% कितना दिन में हो जाएगा? तो 3 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। गुड इनफ 50% की बात करते हैं और मस्तिष्क विकास हो जाता है। इस प्रकार हमने इस टॉपिक मानव जीवन में जो विकास का क्रम है, बाल्यावस्था से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु पर्यंत, इस सब स्टेजों की चर्चा की
उनको प्रभावित करने वाले बिंदुओं की चर्चा की। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अपना स्नेह बनाए रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इसमें हम लोग का मनोबल ऊंचा करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका भरपूर स्नेह मिला तो आगे और टॉपिक्स के साथ हम आपकी सेवा में